उनको समझा रहे थे कि भैया ये स्कीम के बारे में थोड़ा बता रहा था मैं। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला, अरे ऐसा है तो मैं मेरी बैंक को पूछूं। तो उन्होंने इमीडिएटली फोन किया अपने बैंक को, उनका बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को उन्होंने फोन लगाया, पूछा भी मैं ऐसा ऐसा झेड सर्टिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ और ये साहब जो बोल रहे हैं मेरे को कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो बोले सही बात है, अगर आप करते हो तो आपको 0.5% सिल्वर अगर लेते हो तो 0.25%, अगर गोल्ड जाते हो तो आपको 0.5% रेट। तो बोले ठीक है सर, मुझे जाना है, लाइक दैट। हेलो फ्रेंड्स, जीवीटीसी शो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जेड का मतलब क्या होता है, जेड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जेड के बेनिफिट्स क्या क्या है, जेड के लिए कस्टमर को क्या बेनिफिट्स होते हैं, एम्प्लॉयज के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं, जेड गवर्नमेंट जेड के लिए क्या सपोर्ट करता है। इसके लिए आज हम पूरा इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और उसके लिए हमने आज इनवाइट किया है मिस्टर विजय खोंडे सर, बून मैनेजमेंट के रीजनल ऑफिसर। तो सर का आज हमारे जीवीटीसी सेंटर में स्वागत है सर। तो सर, हमारा आज पहला क्वेश्चन है आपको कि जेड बहुत नाम सुना है सर हमने। अच्छा। मार्केट में बहुत इसकी चर्चा भी है। अच्छा, तो जेड मतलब क्या होता है सर, ये जेड है क्या एक्चुअली? ओके। यस सर। देखिए बात ऐसी है कि झेड का सीधा सीधा मतलब है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ओके, झेड का लॉन्ग फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन झेड जिसका पूरा अगर हम नाम सुने तो इसका पूरा नाम है एमएसएमई सस्टेनेबल झेड सर्टिफिकेशन स्कीम। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ये योजना है, एमएसएमई सस्टेनेबल झेड सर्टिफिकेशन। ओके, तो इसका मेन मतलब ये है कि भाई जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट। हमारे कंपनी में, जिस कंपनी में हमारा पूरा फोकस क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए, क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की अच्छी है होनी चाहिए, और उसके समय उसी साथ साथ हमारा फोकस एनवायरनमेंट के ऊपर होना चाहिए, वातावरण के ऊपर भी होना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये सस्टेन कर रहे। तो ये इसका मतलब है सर जेड का। ओके सर, तो जेड में जैसे देख रहे इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है सर, मतलब जेड में कौन उसमें जेड सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है सर? तो जैसा ही मैंने आपको बताया कि ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें जिसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसके पास है, और जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम कैटेगरी में आता है, वो सारे लोग, सारे कंपनी, सारे यूनिट्स इसमें भाग ले सकती है। आज की डेट में ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए खुला है, लेकिन गवर्नमेंट का ये फ्यूचर में जल्दी प्लान है कि ये भी सर्विस सेक्टर के लिए भी सेम स्कीम, सेम योजना आने वाली है। आने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि सर्विस सेक्टर भी जेड सर्टिफिकेशन ले सकता है, लेकिन आज की डेट में ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लिमिटेड है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बात किया है कि स्मॉल, माइक्रो और मीडियम, लाइक है ना? करेक्ट। सर थोड़ा डीपली बता सकते हैं स्मॉल, माइक्रो? जरूर। यस सर। इसका डेफिनेशन अगर हम देखें कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का डेफिनेशन क्या है, तो इसमें दो भाग होते हैं। एक तो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा होता है टर्नओवर। ओके, तो दोनों पैरामीटर में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ के नीचे है, और यहाँ पर टर्नओवर जो है अगर 5 करोड़ के नीचे है, तो हम माइक्रो कैटेगरी में आते हैं। अगर हमारा प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक चला जाता है और हमारा टर्नओवर अगर बढ़ के 5 करोड़ से आगे जाके 50 करोड़ तक अगर जाता है, 5 और 50 के बीच में अगर हमारा टर्नओवर है, तो हम आते हैं स्मॉल में। ओके, और 50 से लेकर 250 करोड़ तक अगर हमारा टर्नओवर गया, तो हम जाते हैं मीडियम इंडस्ट्रीज में। अगर हम थोड़े से अगर याद रहने के लिए अगर करें हम लोग, तो 1, 10 और 50, यानी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ ये लिमिट है, और टर्नओवर का लिमिट है 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। यानी 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक अगर हमारा
टर्नओवर है तो हम अप टू 5 करोड़ अगर हमारा टर्नओवर है, 0 से लेकर 5 करोड़, तो हम माइक्रो में आते हैं। और यहाँ तक 90% एमएसएमईज जो है वो माइक्रो कैटेगरी में आती है हमारी इंडिया में। तो इसमें जैसे कि कोई छोटा अभी उद्योग चालू किया उसने, करेक्ट। कि अभी स्टार्ट ही है, उसका स्टार्टअप ही किया है, यस यस। 2-4 मशीनरी उसके पास है, तो वो भी ले सकता है? बिल्कुल सर बिल्कुल इसके? बिल्कुल ओके, बिल्कुल वो भी ले सकता है। हाँ। सिर्फ उसका कंडीशन एक ही है कि उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, उद्यम जो कि रजिस्ट्रेशन। पहले उद्योग आधार हुआ करता था, अच्छा, आपको अगर याद हो, यस सर, पहले यस सर। उद्योग आधार हुआ करता था, अभी उसको उद्यम उद्यम रजिस्ट्रेशन आधार। में कन्वर्ट किया है। अगर उद्योग आधार भी है तो उसको हम आसानी से उद्यम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस योजना में उसका लाभार्थी होने के लिए या भाग लेने के लिए उसके पास सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जरूरी। बाकी कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होना चाहिए। फिर बाद में वो कौन से भी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, वो फूड में हो सकता है, वो एग्रीकल्चर में हो सकता है, वो ऑटोमोबाइल में हो सकता है, वो प्लास्टिक में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन हो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, एक ही कंडीशन है आज की डेट में। तो सर इसके जेड के जो है उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं या उसके लेवल्स क्या होते हैं? हाँ, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। करेक्ट। तो इसके बारे में पहले शुरू ये झेड क्यों करना है हमको, यस, ये यस। गवर्नमेंट का फोकस इसमें क्यों है, क्यों हमने झेड करना चाहिए या झेड सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये छोटे उद्योग जो है, छोटे उद्योग यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, छोटे उद्योगों में अगर हम देखें तो इनमें इनका योगदान आज के दिन में हमारे इकोनॉमी में, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में बोलो या एम्प्लॉय जनरेशन में हो, इससे सबसे ज्यादा योगदान ये क्षेत्र का है, एमएसएमई सेक्टर जिसको बोलते हैं। है सुन, लगभग 30% कंट्रीब्यूशन जो है आज ये एमएसएमई सेक्टर का है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, वो कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। क्योंकि बड़ी कंपनीज में जनरली क्या होता है कि बड़ी कंपनीज बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को बुला के अपने यहाँ सिस्टम लगा सकती है। हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छा सा सिस्टम होता है, इसके लिए उनका प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो सेम सिस्टम छोटे उद्योगों में भी आना चाहिए, ये गवर्नमेंट का फोकस है। इसके लिए ये सिर्फ उन्होंने आना चाहिए। तो उनको बेसिक पर्पज ये है गवर्नमेंट का कि भाई छोटे उद्योगों में भी उनके कंपनी में सिस्टम होना चाहिए, उनका भी फोकस क्वालिटी के ऊपर जाना चाहिए और वो कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। आज के डेट में अगर आपने देखा कि आज पूरा जो दुनिया है कंपटीशन में भरा पड़ा हुआ है, जो कंपटीशन में सस्टेन कर पाता है, जिसके पास कंपटीशन सहन करने की क्षमता होती है, वो टिक पाता है। तो छोटे लोग जो है उनमें वो कॉम्पिटिटिवनेस, ये कॉम्पिटिशन जो वर्ड है उसमें सहन करने की क्षमता बढ़े, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है। इसके लिए सिर्फ वो सेक्टर के लिए ये गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि उनको नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बनाना है। ये गवर्नमेंट का फोकस है, आइडिया है, ये विजन है गवर्नमेंट का। और ये इस कारण की वजह से गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये एमएसएमई सेक्टर में झेड स्कीम को लागू किया जाए। उसके लेवल्स या पैरामीटर्स के बारे में तो उसमें कैसा होता है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के 3 लेवल होते हैं सर। यस। सबसे पहला है ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन, बाद में सिल्वर सर्टिफिकेशन और उसके बाद में है गोल्ड सर्टिफिकेशन। ये लेवल हो गए, 3 लेवल्स हो गए। और ब्रॉन्ज लेवल जो है वो काफी आसान है, वो जानबूझ के आसान रखा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने झेड फैमिली में आना चाहिए। फिर जब वो आता है अंदर तो फिर बाद में वो धीरे धीरे अपने आप को सुधार करके अपने आप में कैपेबिलिटी बढ़ा के वो सिल्वर को भी चैलेंज कर सकता है, उसके बाद में वो गोल्ड को भी चैलेंज कर सकता है। तो अगर पैरामीटर्स की अगर बात करें तो टोटल ब्रॉन्ज के लिए सिर्फ 5 पैरामीटर पे उसको काम करना है और बाद में जब वो सिल्वर के लिए जाता है तो टोटल पैरामीटर्स 14 हो जाते हैं। तो ये 14 पैरामीटर्स में आपको बताऊंगा मैं कि ये 14 पैरामीटर्स क्या है। और उसके साथ अगर वो गोल्ड के लिए जब जाते हैं तो वहां पर 20 पैरामीटर, टोटल 20 पैरामीटर पे हमारे कंपनी में, हमारी यूनिट में काम करना होता है। तो अगर मैं वो पैरामीटर्स गिना दूं तो भी आपको समझ में आएगा कि कौन से पैरामीटर्स में यहाँ पर हम झेड में काम होता है। जैसे कि जब पहले 5 पैरामीटर जो है, फर्स्ट है लीडरशिप। लीडर जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि छोटे कंपनीज में किसने क्या काम करना चाहिए, कुछ फिक्स नहीं होता है। सही है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
वो बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई फिक्स नहीं होता है। तो जनरली ये अगर चाहिए होना चाहिए तो सबसे पहला पैरामीटर है लीडरशिप, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है कि भैया आपका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, और हर एक बंदे का अथॉरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर ये फ्रीज हो जाए तो काम करने में काफी आसानी हो जाती है। यस। फिर बाद में दूसरा पैरामीटर है स्वच्छ वर्कप्लेस। स्वच्छ वर्कप्लेस के बारे में तो आप जानते हो, अगर काम करने का जगह अगर हमारा ठीक ठाक हो, आसान हो और स्वच्छ हो, नीट एंड क्लीन हो, तो डेफिनेटली काम करने का लिए अच्छा भी लगता है। सही है। और तो तीसरा पैरामीटर है वर्क प्लेस सेफ्टी। जब हम काम करते हैं तो हमारे जो लोग बंदे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनका सेफ्टी भी हमने देखना चाहिए। तो और चौथा पैरामीटर है मेजरमेंट ऑफ टाइमली डिलीवरी। इसमें ये देखा जाता है कि भाई कस्टमर से आप ऑर्डर तो लाते हो, कस्टमर को आपने कुछ कमिट करते हैं, कस्टमर तो वही पूछेगा ना जब ऑर्डर देता है, तो कस्टमर तो यही पूछता है कि भाई आप मेरे को माल कब देने वाले हो। ऐसा नहीं, दैट इज नथिंग बट द डेट ऑफ कमिटमेंट। तो आप वो कमिटमेंट जो डेट है वो आप कैसे उसको ओबे कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसका भी प्रावधान इसमें आप वी आर मेजरिंग द ओटीफ ऑन टाइम इन फुल, ऐसा नहीं। तो वो परफॉर्मेंस हमको मेजरमेंट ऑफ टाइमली डिलीवरी में भी देखा जाता है। और बाद में क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी यानी भाई कि आपका प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए क्या क्या सिस्टम्स आपके कंपनी में है। ये 5 पैरामीटर्स के ऊपर अगर आपका कंपनी, और जनरली ये 5 पैरामीटर सारी कंपनी में फॉलो होते अगर नहीं होता है तो हम थोड़ा बहुत काम करके, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन करके, थोड़ा काम करके उसको इसमें ला सकते हैं। तो ये 5 पैरामीटर के ऊपर हम अगर बनते हैं तो आसानी से ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट हमको मिल जाता है। जब ब्रॉन्ज कि आगे जब हम सिल्वर के बारे में सोचते हैं तो और कुछ 9 पैरामीटर उसमें ऐड होते हैं। ये 5 तो पैरामीटर है, जब ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर में हम जाते हैं तो 5 तो है, ये 5 के ऊपर तो हमको काम करना ही है और थोड़ा डीप में काम करना है ब्रॉन्ज के अलावा। ब्रॉन्ज में जो रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होती है, लेकिन सिल्वर में जब जाओगे तो पहले 5 पैरामीटर के ऊपर भी थोड़ा सा डीप में रिक्वायरमेंट होता है। और उसके अलावा फिर जो नए वाले जो पैरामीटर्स है, जिसमें जैसे बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनका स्किल लेवल भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। आज की डेट में जो उनके पास स्किल है वो स्किल आगे चल के अगर वो 4, 5, 10 साल अगर आपके पास रहे तो डेफिनेटली धीरे धीरे उसका स्किल लेवल डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। तो ये इसमें देखा जाता है। डेली वर्क मैनेजमेंट। डेली वर्क मैनेजमेंट, भाई आज दिन भर में किसने क्या काम करना चाहिए, आज कौन से कस्टमर का ऑर्डर आज करना है, कौन से कस्टमर को आज डिस्पैच करना है। अगर आप सवेरे प्लान करके अगर वो सबको बता दे और वो सब वो मैसेज अगर सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे ताकि थोड़ा सा काम करने में आसानी हो जाता है। इसके लिए डेली वर्क मैनेजमेंट भी एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। प्लान मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, भाई हमारे पास जो मशीनरी होती है उनका मेंटेनेंस भी टाइम पे करना जरूरी है, ना कि वो जब ब्रेकडाउन हो तब काम करे, है सुनिए। तो वो सिस्टम भी हमारे कंपनी में हमको करना होता है। प्रोसेस कंट्रोल, यानी ऐसे प्रोसेस के पैरामीटर्स या कौन से प्रोसेस है जिसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो ये यहाँ पे स्टडी होता है। और वो पैरामीटर्स हम कैसे कंट्रोल करते हैं, है सुनिए, प्रोसेस कंट्रोल हम कैसे करते हैं उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। बाद में है प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। हमारे प्रोडक्ट की वजह से कुछ सेफ्टी पैरामीटर, सेफ्टी एस्पेक्ट्स है क्या, या फिर हमारे प्रोडक्ट को कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल फूड में है, अगर हम वाटर बॉटल देखते हैं तो वहां पर FSSAI का आपको चिन्ह दिखाई देगा, वो सर्टिफिकेशन हो गया, वो फूड के लिए FSSAI। तो अगर हम जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन की जरूरत है क्या, या फिर हमारे प्रोडक्ट का कुछ सेफ्टी एस्पेक्ट इम्पैक्ट है क्या, ये इस पैरामीटर में देखा जाता है। उसके बाद में है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का तो आपको पता होगा कि भाई कम से कम मटेरियल में हमको ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेल होना चाहिए और मिनिमम मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। इन्वेंट्री कम से कम, क्योंकि इन्वेंट्री इज नथिंग बट योर मनी ब्लॉक्ड इन टर्म्स ऑफ योर मटेरियल। और वो मटेरियल चाहिए जितना उतना भी होना चाहिए, एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो डेफिनेटली भागदौड़ होती है, समझ में, ये मटेरियल नहीं है, अरे भागो लाओ, तो ये होता है। तो ये यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट में इसमें काम होता है। एनर्जी मैनेजमेंट, जो हम पावर यूज करते हैं कि ये पावर कितने एफिशिएंटली हम यूज करते हैं और क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की
स्कोप है क्या, ये एनर्जी मैनेजमेंट में देखा जाता है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट जैसा जीरो इफेक्ट बात कर रहे हैं, तो भाई हम जो काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में, जो प्रोसेसेस हो रहे, क्या हम उसके प्रोसेस की वजह से कुछ इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट आ रहा है क्या, कोई प्रदूषण हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो मैं उसको कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ, हमको सोचना है समझे। तो वो पैरामीटर है, पैरामीटर नंबर 13 जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और 14 पैरामीटर है मेजरमेंट एंड एनालिसिस। हमको हमारे कंपनी के कुछ केपीआईज की प्रोसेस इंडिकेटर्स को बनाना होता है, और वो की प्रोसेस इंडिकेटर्स को मॉनिटर करना होता है कि भाई हमारा कंपनी प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है समझ में। तो ये सिस्टम जो है ना, ये 14 पैरामीटर हो गए। और जब हम गोल्ड में जाते हैं तो और 6 पैरामीटर्स में ऐड हो जाते हैं। तो वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कई कंपनी के मटेरियल जो है कुछ आउटसोर्स होता है, सप्लायर से आपके पास मटेरियल आता है, फिर आपके पास कुछ बनता है, फिर बाद में आप आपको एंड कस्टमर को देते हो। तो आपके सप्लायर्स के क्वालिटी का भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। सही है। तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करते हो। रिस्क मैनेजमेंट, आज तो आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपके बिजनेस को कुछ रिस्क है क्या, अगर है तो रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम रिस्क मैनेजमेंट में बात करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, मूड़ा मूरा मुरी है सुनिए। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि हमको पता नहीं होता है कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, ये वेस्ट है। हम ज्यादा नहीं, वेस्ट यानी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। प्रोडक्शन जब होता है, जो एक्टिविटी होता है, जो रॉ मटेरियल लाने से लेकर डिस्पैच तक बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, लेकिन इसमें देखा गया है कि बहुत सारी एक्टिविटीज नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। तो हम यहाँ पे नॉन वैल्यू एडिंग और वैल्यू एडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करके नॉन वैल्यू एडिंग कम कैसे किया जाए, एलिमिनेट कैसे किया जाए, अगर एलिमिनेट नहीं होता है तो कम कैसे किया जाए, इसके ऊपर इसमें सोच विचार होता है। टेक्नोलॉजी सिलेक्शन एंड अपग्रेडेशन, भाई आज की डेट में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो क्या लेटेस्ट है, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, उसके बारे में इसमें सोचा जा रहा है। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, क्या हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेस, पानी हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं क्या, अगर उसमें कम करने के लिए हम कुछ सोच करते क्या। और 20वां लास्ट का है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे बड़े कंपनीज को होता है कि कुछ फंड्स उनको उन्होंने सीएसआर के ऊपर खर्चा करना है, तो ये मतलब यहाँ पे ये नहीं है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई आपका समाज के प्रति कुछ लेना देना लगता है, तो आप क्या, आपकी सोच क्या है, आप कैसे देखते हो, आपके एम्प्लॉय जो आपके पास काम कर रहे हैं वो समाज का एक भाग ही है, तो आप उनको कैसे देखते हो, उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए आप क्या करते हो, वो उनको ट्रीट कैसे करते हो, है समझ में। तो ये सारे पैरामीटर्स, 20 पैरामीटर है। हम स्टेप बाय स्टेप जो है ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी है, जैसे फिर अगर हम ब्रॉन्ज में आ जाए और लगता है कि ठीक है हम अभी कुछ काम करके हम सिल्वर को हम पा सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं हम गोल्ड के लिए जा सकते हैं तो डायरेक्ट आप गोल्ड के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये पैरामीटर्स ऐसे इसके हर एक लेवल में इसके ऑडिट होते हैं, या इसको कितना समय दिया जाता है? हाँ। अभी आपने देखा होगा कि भाई इतने सारे पैरामीटर्स अगर है तो ये पैरामीटर्स छोटे अब ये है छोटे कंपनी के लिए, वो छोटे कंपनियां इतने सारे पैरामीटर में काम करके उनको एप्लीकेबल करके सारा ये करके अकेले में नहीं कर सकती है। सही है। जनरली कुछ लोग कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि उनको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो इसमें ये स्कीम में, योजना में छोटे यूनिट्स को कंसल्टेंट्स की भी योजना यानी हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि वो काम करे। और लगभग इसको ब्रॉन्ज के लिए तो ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन के अंदर हम थोड़ी सिस्टम लगा के ब्रॉन्ज ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम सिल्वर के लिए जाते हैं और अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट अगर हम चाहते हैं कोई एक्सपर्ट आके हमको गाइड करे, तो उसको कम से कम 4 महीने का समय लग जाता है। अच्छा, लाइक दैट। अच्छा। और उसके बाद में आप उसके बाद में जब हम तैयारी कर लेते हैं, हम जितने पैरामीटर्स के ऊपर पूरा तैयारी कर लिया, फिर बाद में हम अप्लाई करते हैं कि यस वी आर रेडी फॉर दी असेसमेंट। फिर हम अप्लाई करते हैं QCI को, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो फिर वो उसका ऑडिट होता है, एक ऑडिटर आपकी कंपनी में आएगा,
सिल्वर के लिए वो एक फुल डे ऑडिट होगा आपका कंपनी का और सारा पैरामीटर चेक किया जाएगा कि आपके पास वो सब फॉलो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है कुछ तो वो एनसी भी मिलेगा, वो एनसी क्लोज करने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा और एनसी क्लोज करने के बाद आपको वो पर्टिकुलर लेवल का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो 4 महीने आप पकड़ के चलिए ताकि वो एक सर्टिफिकेशन को हम पा सकते हैं। तो आपने तो बहुत सारे पैरामीटर बताए हैं कि उसमें बहुत स्मॉल स्केल के लिए या छोटा यूनिट के लिए बहुत सारा डिफिकल्टीज है। उनके पास इतना एक्सपर्ट्स भी होते नहीं, बहुत सारे जगह पे तो सर ओनर ही खुद ही काम करते हैं। सही बात। तो उनके तो यही तो उसका मकसद है कि गवर्नमेंट की भाई एक कंसल्टेंट जो है जिसके बारे में उसको पता है वो उसके पास जाए, उनके लोगों को ट्रेनिंग दे, उनको समझाए, हैंड होल्डिंग करे और उनको रेडी करे इसके लिए। बराबर। हाँ जी। तो ये अच्छा है, मुझे बहुत लोगों को ये इसके बारे में पता चलेगा। यस। सर इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेड के बेनिफिट्स क्या होते हैं या वो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल। ये इतने पैरामीटर्स मैं आपको गिना दिए, सही है समझ में। अगर इतने सारे पैरामीटर्स हमारे पैरामीटर के ऊपर हमारे कंपनी में अगर काम चल रहा है तो आप सोचिए कि आपके कंपनी में काम कैसा होगा। सही समझ में, स्ट्रीमलाइन एकदम स्मूथ काम चलेगा। समझ में, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आएगा ही आएगा। समझ में, आपके रिजेक्शन कम होंगे, रिवर्क कम होंगे। रिजेक्शन रिवर्क कम होगा तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपके रेवेन्यू के ऊपर आएगा, आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा और इन्वायरमेंटल के ऊपर तो इसका इफेक्ट आएगा। और आप जेड सर्टिफाइड कंपनी हो, इसका एक जो अभिमान जो है ना, एक इनक्रेडिबल सोसाइटी का जो है ये आपको मिलेगा। और एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज है आप, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज। इसका एक क्या बोलते हैं उसको, एक अभिमान आपको रहेगा कि भैया यस आई एम वन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे बेनिफिट्स उसमें होने वाले हैं। तो रिजेक्शन कम होगा, कॉस्ट बेसिकली इट विल इम्प्रूव योर सिस्टम और सिस्टम इम्प्रूव होने की वजह से आपका डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट के ऊपर आएगा। ओके सर, ये हो गया जैसे कि मेरा कंपनी का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा और डेफिनेटली इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। आप अच्छा समझाया। इसके और सर फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होता है कि बहुत बार स्मॉल स्केल में फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है। करेक्ट। ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट ऐसा उनको क्या मिलेगा? सही बात है, इसके बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि भाई ठीक है हमारी कंपनी तो इम्प्रूव होगी लेकिन भाई उसके वजह से हमको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा क्या। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने भी जेड सर्टिफाइड कंपनीज को अलग अलग फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए हैं। तो सबसे पहले तो जेड सर्टिफिकेशन के लिए जो फीस होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है। अच्छा, सब्सिडी दिया है उसको। अगर हम हमारी वो सब्सिडी का रेशियो है 80, 60 और 50। अगर हम माइक्रो में हैं तो हमको 80% सब्सिडी है। अगर हमारा यूनिट स्मॉल में आता है तो हमको 60% है और मीडियम में आता है तो 50% सब्सिडी है। अच्छा, हाँ। ये तो सर्टिफिकेशन के लिए हो गया। उसके बाद में मैंने बोला कि कंसल्टेंट आपके पास आएगा और कंसल्टेंट आपको मदद करेगा, गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, तो उसके लिए भी कॉस्ट है। सही है। तो उसका वो कंसल्टेंट का भी कॉस्ट का इसी रेशियो में 80%, 60% और 50% में कंसल्टेंट का कॉस्ट बियर किया जाएगा। अच्छा, तो यूनिट को लगभग 20% यानी मेरी क्या बोलते हैं उसको, कम खर्चे में उनको मिला जाएगा। ये हो गया एक तो डायरेक्ट सब्सिडी। यस सर। उसके बाद में अगर आप जेड सर्टिफाइड कंपनी हो तो आपको टेस्टिंग, अगर कई कंपनियों को उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है। सही है। समझ में कि भाई ये इसका सेफ्टी के लिए पैरामीटर है या कुछ इसके लिए है, तो कस्टमर उनको मांगते हैं कि टेस्ट सर्टिफिकेट लाओ। समझ में, तो ये टेस्टिंग के लिए जो भी खर्चा आप करेंगे तो उसका 75% रियम्बर्समेंट आपको मिलेगा अगर आप जेड सर्टिफाइड है। अगर आपके पास सिस्टम सर्टिफिकेशन है जैसे कि ISO 9000 है, ISO 14000 है, 45000, ये सिस्टम सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है या आप लेने वाले हो तो उसके लिए भी जो खर्च आएगा उसके 75% रियम्बर्समेंट आपको मिलेगा। अच्छा, और हैंड होल्डिंग के लिए भी बताया मैंने। बाद में सब्सिडी ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर द जीरो इफेक्ट सॉल्यूशंस। अगर आपके कंपनी में कुछ
पोल्यूशन हो रहा है और वो पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ अगर आप एडवांस इक्विपमेंट कुछ लाना चाहते हो, अच्छा, जैसे कि और आजकल जो है ना सोलार का बहुत चल रहा है, सही है सर। है समझ में। अगर आप पावर यूज कर रहे हो एमएससीबी का या इसका, अगर आप सोलार में जाना चाहते हो तो सोलार इज नथिंग बट अल्टीमेटली यू आर रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। यस सर। तो उसके लिए भी इसका प्रावधान इसमें रखा गया है कि अगर आप उसका ऐसा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते हो तो आपको 3 लाख रुपीस का रियम्बर्समेंट आपको देने का प्रावधान इस स्कीम में है, जो कि आने वाले कुछ समय में लागू होने वाला है। और उसके अलावा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग इंसेंटिव दिए हैं और अलग अलग बैंकों ने अलग अलग इंसेंटिव दिए है। ये सबसे खास बात है ये स्कीम की। भी अगर बिजनेस करना है आपको तो आपको लोन तो लेना ही पड़ता है। सही है सर। इसमें सीसी तो होता ही है। सही है सर। है समझ में। तो अगर आप जेड सर्टिफाइड कंपनी हो, अगर और आपके पास अगर आपके कंपनी का लोन है या फिर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, दोनों केस में है समझ में, तो अलग कई बैंकों ने अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में और अलग अलग प्रोसेसिंग फीस में कटौती डिक्लेयर किया है। अच्छा। आपने कहाँ दे सकते हैं ये सारी चीजें? झेड का गवर्नमेंट का अपना वेबसाइट है zed.msme.gov.in zed.msme.gov.in ये वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हो तो ये सारा आपको दिखाई देगा। अच्छा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। समझो एक एंटरप्राइज है, एक यूनिट है, माइक्रो है और उनके पास 1 करोड़ का लोन है। हाँ समझ में। सही है। 1 करोड़ का लोन है। आजकल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता होगा? यही लगभग 8 से 12 से आसपास चलता है, मतलब उसके बीच में। अगर हम कैलकुलेशन के लिए देखें, अगर 10% भी पकड़े तो 1 करोड़ का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। हाँ समझ में। तो कितना हो गया 10% में 10 लाख रुपए करीब करीब उसको इंटरेस्ट करना पड़ता है सर। तो अगर आपको 0.25%, जिसमें अगर सिल्वर के लिए कई बैंकों ने ऑन एन एवरेज 0.25% का दिया है, गोल्ड के लिए 0.5% तक है। अच्छा। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती अगर 0.5% भी हम करते हैं तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से साल का 25,000 रुपए हमारा सेविंग हो सकता है। अरे वाह। तो ये बेनिफिट जो है ये और दूसरी किसी योजना में नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, रेलवेज ने दिया है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप जो है वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो और काफी अच्छे बेनिफिट्स है और लोग ले भी रहे। और इसमें मतलब ये तो क्लाइंट यानी हम इनको समझा रहे थे कि भैया ये स्कीम के बारे में थोड़ा बता रहा था मैं, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला अरे ऐसा है तो मैं मेरी बैंक को पूछूं। तो उन्होंने इमीडिएटली फोन किया अपने बैंक को। उनका बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को उन्होंने फोन लगाया, पूछा भी मैं ऐसा ऐसा जेड सर्टिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ और ये साहब जो बोल रहे हैं मेरे को कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो बोले सही बात है, अगर आप करते हो तो आपको 0.5% सिल्वर अगर लेते हो तो 0.25%, अगर गोल्ड जाते हो तो आपको 0.5% रेट। तो बोले ठीक है सर मुझे जाना है, लाइक दैट। तो ये धीरे धीरे अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है और काफी क्लाइंट्स उसके लिए जा रहे हैं। अच्छा। तो उसमें ब्रॉन्ज के लिए कुछ है नहीं सर? ब्रॉन्ज के लिए ज्यादा बेनिफिट सिल्वर और गोल्ड के लिए है। मतलब सिल्वर के लिए 0.25% लगी एंड गोल्ड के लिए 0.5% है। करेक्ट। अलग अलग बैंकों के अलग अलग है। अच्छा। उसमें बहुत सारी जो है ना मतलब नेशनलाइज सारी बैंक है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक भी है जैसे कि ICICI बैंक है, यस बैंक है। अच्छा, वो भी इसमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जैसे अभी क्या होता है सर, कोई भी स्कीम आया तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एक्चुअली ऐसा मतलब अभी बहुत चांसेस कम हो गए, बट ऐसा गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कुछ आया तो उसमें बहुत सारे अलग लोग भी जुड़ जाते हैं जो लोग फ्रॉड है। तो इसमें या बहुत सारे लोग बोलते हैं हम आपको डायरेक्टली सिल्वर का सर्टिफिकेट दे देंगे या लाइक गोल्ड का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ऐसा पॉसिबल है सर, या इसमें कोई ऐसा गवर्नमेंट का कुछ ऐसा बंधन है कि इसमें
कोई ऐसा बोल देना सर कि मैं दे देता हूँ आपको सर्टिफिकेट सही लाइक, बात है, तो ऐसा बहुत बार होता है। सही बात है, सही तो बात है। इस केस में ऐसा कुछ Yes. होने के चांसेस है सर? ऐसा नहीं, इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है। अच्छा, मैं आपको इसका समझाता हूँ। हाँ, इसमें क्यों yes. चांस नहीं है। एक तो पहली बात यह है कि जेड सर्टिफिकेशन हैंड होल्डिंग या कोई भी नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं आपको आके सीधा आपके कंपनी में भाई मैं आपको जेड सर्टिफिकेशन दिलवाता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, उसके लिए आपको गवर्नमेंट का क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का 5 दिन का ट्रेनिंग करके उनका एग्जाम दे के आपको जेड सर्टिफाइड कंसल्टेंट होना होता है। अच्छा, जो जिसके पास कंसल्टेंट्स का सर्टिफिकेट है वही बंदा इसमें वो काम कर सकता है, और वो बंदा अकेला नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अच्छा, उसको होता है कंपनी के साथ, उसको एक कंपनी के साथ जुड़ना पड़ता है, और वो कंपनी के सारे डिटेल कंपनी को क्वालिटी गवर्नमेंट के साथ जुड़ना होता है। अच्छा, हाँ, समझे। कंसल्टेंट को कंपनी के साथ जुड़ना होता है और कंपनी को गवर्नमेंट के साथ जुड़ना होता है। कौन कंपनी का बंदा कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये पूरा कंट्रोल कंपनी के मार्फत गवर्नमेंट देखती है। यहाँ पर जो है ये भी इसका इंटरलॉक रखा गया है कि कंसल्टेंट वहां पर जाएगा तो उसको जियो टैग आपको उसका आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है। अच्छा, है समझ में। और वो ऐप डाउनलोड करके आप जब जाते हो तो आपको वहाँ पे आपका सेल्फी लेना होता है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ बनाते हो उस ऐप में आपको अपलोड करने होते हैं। है समझ में। आप ये घर बैठ के काम नहीं कर सकते अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जियो लोकेशन टैगिंग है। इट इज जियो इंटरलॉक। यस, है समझ में। तो आप वो कंपनी में गए क्या, इसका पूरा इंटरलॉक यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोई पहली बात तो ये कंसल्टेंट सर्टिफाइड ही कर सकता है। दूसरी बात कंपनी है, उसके बाद में ये पूरा जियो टैग्ड है इसमें। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी असेसमेंट या ऑडिटिंग हम बोलते हैं, यस यस, इसको अलग अलग किया है। अच्छा, दोनों एक ही नहीं है, दोनों एक ही नहीं मतलब है। फ्रॉड होने का चांस नहीं है। अगर मैंने आपको कंसल्टिंग दिया और मैंने आपको सर्टिफाइड दे दिया, हाँ आपके पास है, सही है, और रिकमेंड कर दिया कि ये आपको सर्टिफिकेट दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है, कंसल्टेंट का काम है आपको रेडी करना। जब आप रेडी हो जाते हो तो आप अप्लाई करते हो ऑडिट के लिए, इसको असेसमेंट बोलते हैं। फिर असेसमेंट का एक अलग कंपनी का बंदा असेसर आपके कंपनी में आएगा और वो पूरा चेक करेगा, ऑडिट करेगा, बाद में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, उसको भी ऑडिटर को भी यहाँ आना है सर? उसको भी ऑडिटर को भी यहाँ नहीं कर सकता है। उसके पास भी जियो लोकेशन का ऐप है। अच्छा, उसको भी सारा कुछ जो है वो यूनिट में जाके वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस उसको अपलोड करने होते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि हाँ है तो वहां पे उसको अपलोड करना होता है। तो ये सारे इंटरलॉक्स इतने दिए हैं, तो इसमें फ्रॉड के कोई चांसेस है नहीं सर। जैसे अभी आपने बोला सर कि जेड की वजह से कंपनी को फायदा हो गया, जैसे आपने बेनिफिट्स बताए, इसके साथ साथ में जो लोग इसको, देखिए सर, मालिक तो उसके फायदे के लिए करना चाहता है, बट उसके कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, जैसे ऑपरेटर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई मैनेजर है, इनको भी उसमें बेनिफिट्स होना चाहिए तभी वो काम करते हैं सर। सही बात। अभी बेनिफिट्स लाइक दिस, हर एक बेनिफिट पैसे के स्वरूप में नहीं देखा जाता है, कुछ अदर भी बेनिफिट्स उसको होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं सर? सही बात, थोड़ा सा आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। यस सर। अभी मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले आपने जो मैंने 15, 14 या 20 पैरामीटर आपको गुनाया, तो सबसे पहले वहां पर है स्वच्छ वर्क प्लेस। यस सर। है सुनिए, अगर वर्क प्लेस स्वच्छ है तो डेफिनेटली काम करने वाले बंदे का वहां पे मन लगा रहेगा। है सुनिए। दूसरी बात है सेफ्टी। हाँ, है सुनिए, सेफ्टी का पूरा ख्याल वहां पे रखा जाएगा। जेड सर्टिफाइड कंपनी है और आपके कंपनी में सेफ्टी में ख्याल नहीं रखा जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको आपके लोगों को जो लगने वाले पीपीईज है, फॉर एग्जांपल हैंड ग्लोव्स है, हेलमेट है, गॉगल्स है, ये सारे का प्रोविजन आपको करना ही होता है। और जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली उसका सेफ्टी बढ़ गया। यस सर। हमने ये भी देखा है सर कि कई यूनिट में जब हम जाते हैं तो उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता है। हाँ,
ये आग लग गया तो आग लग गया तो है, उसके पास सही है, सोच ही नहीं है ना, सही है। सोच ही नहीं है कि भाई हमारे पास कब लगेगा, है समझ में? ऐसे वो, और आग तो कोई पूछ के तो लगती नहीं है, सही है। है समझ में? तो झेड़ के वजह से वो बहुत सारी कंपनी को वो परचेस करना पड़ा, है समझ में? तो डेफिनेटली सेफ्टी इंक्रीज हो गया, सही। और जब वो फायर एक्सटिंग्विशर लगा तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका भी ट्रेनिंग वहाँ पे देना पड़ा, है समझ में? और उसके बाद में बोलता हूँ कि यहाँ पर झेड़ सर्टिफाइड कंपनी होने के लिए स्वच्छ वर्कप्लेस में या रिक्वायरमेंट में आपके कंपनी में टॉयलेट होना जरूरी है। हाँ सही है, ये तो बहुत बड़ी और टॉयलेट, प्रॉब्लम, टॉयलेट होना जरूरी नहीं है, टॉयलेट स्वच्छ होना जरूरी है। बराबर। और हमारा ये एक्सपीरियंस है, कई जगह में वो झेड़ सर्टिफाइड करना तो चाहते हैं, हाँ, हमने उनको बोला जब तक आपके कंपनी में टॉयलेट नहीं बनेगा तब हाँ। तक आपको झेड़ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अच्छा, तो कई कंपनी में टॉयलेट बनाए गए, हाँ, है सुन, अच्छा, जो नहीं थे वो बनाए गए। सही है। देखिए पहले सिचुएशन क्या होता होगा, सही है, कहाँ जाते होंगे लोग, नेचुरल कॉल्स, सही है, तो आदमी है, सही है। समझ में? तो झेड़ सर्टिफाइड करने के लिए उनको अपने कंपनी में टॉयलेट बनाना पड़ा, और उसको स्वच्छ भी रखना पड़ेगा, सही है, समझ में? तो ये बेनिफिट को हम कहाँ कहाँ कैसे गिनेंगे सर, है समझ में? तो ये बेनिफिट डेफिनेटली होते हैं, मतलब उसको मोरल भी उसका इम्प्रूव होता है सर बहुत। ओके, सेफ्टी भी उसका देखा जाता है, और बहुत सारा बेनिफिट ऑपरेटर का या वहाँ के लोगों का है। बिल्कुल। जैसे ये हो गया कि इनके लिए सर, और दूसरा एक बेनिफिट ऐसा होता है कि जैसे कोई स्मॉल स्केल है या माइक्रो में काम कर रहा है, उनको काम देने के लिए कस्टमर भी थोड़ा सोचता है सर। हाँ, हाँ, तो हाँ। इसका कस्टमर को भी कुछ बेनिफिट होता है सर इस झेड़ की वजह से? डेफिनेटली होगा, यस सर, डेफिनेटली होगा। कस्टमर को क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए और टाइम पे चाहिए, सही है, है समझ में? और सस्ता तो वो होता ही चाहिए, है समझ में? सही है। उसके लिए तो कॉम्पिटिटिव है, जो कॉम्पिटिशन में चलेगा, और जो कॉम्पिटिशन में आया हो तो भी उसके पास क्वालिटी होना चाहिए और टाइम पे मटेरियल जाना चाहिए, सही है। और झेड़ सर्टिफाइड अगर आपकी कंपनी है तो डेफिनेटली कस्टमर का विश्वास आपकी कंपनी का बढ़ेगा, है समझ में? आज की डेट में कई कंपनियां बोलती है कि भाई आपकी कंपनी में आईएसओ है क्या, है समझ में? क्योंकि आईएसओ क्या है कि सिस्टम है आज, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये पिक्चर आपका चेंज होके ये हो जाएगा कि भाई आपकी कंपनी में झेड़ है क्या, आपकी कंपनी झेड़ सर्टिफाइड है क्या, ये फोकस आने वाले कुछ दिनों में आप देख पाओगे, है समझ? तो डेफिनेटली ये कस्टमर के तो फायदा ही फायदा है, बिकॉज कस्टमर को क्वालिटी इंप्रूव होगा। अच्छा, उसको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है सर वो क्वालिटी फिट मिलने वाला है, टाइम पे भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा, और वो भी अपने वेंडर के ऊपर ट्रस्ट रख सकता है। ये वो झेड़ सर्टिफाइड कंपनी है, इसका मतलब इसकी कंपनी में कुछ सिस्टम है। अभी जैसे सर पहले से आईएसओ सर्टिफिकेट है, हाँ जी, है ना, आईटीटी लाइक दिस है, तो ये होने के बाद भी झेड़ करना जरूरी है सर? जैसे बहुत सारे लोग का ऐसा क्वेश्चन है, मेरे पास ये ऑलरेडी सर्टिफिकेशन है ना, आईएसओ है, तो टीएस है, आईटीएफ है, तो और इसका झेड़ की क्या जरूरत है सर? मतलब झेड़ एडिशनल करने की क्या आवश्यकता है? सही बात है, सही बात है। जहां तक IATF और TS 16949 की बात कर रहे हैं आप, तो ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए उन्होंने ये कंपलसरी किया है समझ में? लेकिन जहां तक ISO 9000 अगर क्वालिटी के लिए अगर आपके पास चाहिए तो ISO 9001 चाहिए, सही है। अगर आपके पास सेफ्टी के लिए अलग स्टैंडर्ड है ISO 14000 चाहिए, अगर आपके पास एनवायरमेंटल के लिए अगर आपके पास आप कुछ सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो आपके पास ISO 45000 चाहिए, अच्छा, है समझ में? लेकिन और ये सर्टिफिकेशन सारा प्राइवेट है, जबकि झेड़ में देखा आपने पैरामीटर सारे देखे होंगे, तो इसमें एनवायरमेंटल भी आ गया, सेफ्टी भी आ गया, तो एक ही सर्टिफिकेशन में आपके दोनों तीनों पैरामीटर्स इसमें कवर हो जाते हैं। जहां तक और सिस्टम भी आपके कंपनी में आ गया, और ये सबसे बड़ी बात है कि झेड़ सर्टिफिकेशन इज अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन, ऐसे में। इसके अलावा हम ये बोलते हैं कि आज की डेट में समझो झेड़ का इतना लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, हमको ISO, हमारा कस्टमर तो ISO मांगता है, सही है सर, ठीक है, आप ISO लीजिए, झेड़ सर्टिफाइड
होने के बाद आपको आईएसओ करने के लिए जितना खर्चा आता है 75% कॉस्ट ले जाइए। अच्छा, मतलब आईएसओ के लिए भी वो ISO पैसा आप बोल रहे हैं, सही है। आईएसओ सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हो तो उसका 75% कॉस्ट तो आपको जेड सर्टिफाइड कंपनी होने की वजह से आपको मिलने वाला है वापस। अच्छा, है सुनिए, सिर्फ उसमें एक ही कंडीशन है कि आपका आईएसओ जिस बॉडी से आप ले रहे हो वो NABCB एक्रेडिटेड होना चाहिए, अच्छा, यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। वो बड़ी जो कंपनी होती है, नहीं तो आजकल आपको पता होगा कि सही है सर। आईएसओ टांगने के लिए 2000, 4000, 5000 में भी मिल जाता है। तो वो वाला मैटर यहाँ पे मतलब जैसे ऐसे हो गए ना सर, ये जैसे पहले जीएसटी के पहले हाँ जी, लाइक जैसा सिस्टम था, Correct. अब जीएसटी आने की वजह से सब एक ही इसके अंदर आ गया, तो ऐसा ही एक जेड लाइक हो रहा है सर। गवर्नमेंट का ये पूरा फोकस है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के जो टेंडरिंग प्रोसेसेस है, हाँ, समझ में, रेलवेज के है, अच्छा, उसके बाद में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, अगर आपको इंडियन ऑयल है, जैसे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के जो आपका अगर उनके टेंडरिंग में आपको हिस्सा लेना है, अच्छा, तो जेड सर्टिफाइड कंपनीज को फर्स्ट प्रेफरेंस है। अच्छा, ये आईएसओ के लिए नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा सही है। आप जेम पोर्टल के ऊपर आप जब आप जाते हो ऐसा में, तो वहां पर जेड सर्टिफिकेट को वेटेज दिया गया है। तो ये सारे फायदे जो है वो आईएसओ 9000 या आईएसओ सर्टिफिकेशंस में नहीं है। ऐसा अच्छा, तो इसके लिए आईएसओ है तो भी जेड करना जरूरी है। अच्छा, ऐसा नहीं। तो एक लास्ट क्वेश्चन सर हमारा हाँ जी, रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए हाँ कि जी, सर आप बहुत देर से इतना बात कर रहे हैं कि जेड की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स आपने बताया। जेड की वजह से कस्टमर को भी बेनिफिट होता है, जो इंडस्ट्री है उनको भी बेनिफिट्स होता है। तो सर सब बात आती है लास्ट में पैसे के ऊपर है। सही बात कि सर आप इतना बोल रहे हैं कि इसके लिए एक आपको कंसल्टेंट लेना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत सारा इतना सारा प्रोसेस करना है, तो उसके लिए बहुत सारा कॉस्ट लगेगा। तो ऐसा कंसल्टेंट का क्या कॉस्ट होता है सर? मतलब लगभग आपने तो बोला 80% गवर्नमेंट देता ही है, बट ऐसा इसका कॉस्ट कितना होता है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी तय कर दिया है, कंसल्टेंट आके या कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ये बोल नहीं सकते कि भाई वो उसकी मर्जी से नहीं बोल सकता है, उसको उन्होंने वो अमाउंट भी फिक्स कर दिया है। कंसल्टिंग चार्जेज जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि ये होंगे 2 लाख रुपए। सुनिए, 4 महीने के लिए कंसल्टिंग जो फीस है वो 2 लाख रुपए है। और 2 लाख रुपए के अगर आपकी कंपनी माइक्रो में है तो आप देख लीजिए कितना है, 2 लाख रुपए के आपको 80% सब्सिडी मिल गया। तो आपको खर्चा कितना आया? 40,000 रुपीज। अच्छा, पूरा गोल्ड तक सर? नहीं, ये सिल्वर की बात कर रहे हैं। हाँ सुन, ये सिल्वर की बात कर रहा हूँ। तो ये आप हैंड होल्डिंग जो है गोल्ड के लिए भी सेम है और सिल्वर के लिए भी सेम है, और अब सिल्वर के बाद गोल्ड के लिए भी आप ले सकते हो। ऐसा नहीं, तो ये हैंड होल्डिंग का आपको हो गया 40,000 रुपीज। और सर्टिफिकेशन कॉस्ट जो है उसका, सिल्वर का अगर सर्टिफिकेशन हम लेते हैं तो सर्टिफिकेशन कॉस्ट 40,000 रुपए है। तो 40,000 के भी आपको 40,000 नहीं भरना है। आपको क्या करना है, तो 80% तो आपको गवर्नमेंट मिल गया और आपको सिर्फ 20 यानी 8,000 रुपए भरना है। अच्छा, तो आपको अगर आप माइक्रो में हैं और जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको हैंड होल्डिंग प्लस सर्टिफिकेशन, इसका दोनों मिला के आपका कॉस्टिंग आपके जेब में से जो जाएगा वो जाएगा 48,000 रुपीज। 48,000 सिल्वर सर। इसमें भी अगर आपकी कंपनी वुमन एंटरप्रेन्योर है। अच्छा, वही क्वेश्चन मेरा अभी होने वाला था आपसे सर। हाँ जी, तो थैंक यू। वुमन के लिए वुमन एंटरप्रेन्योर है क्या सर? वुमन एंटरप्रेन्योर अगर है तो ये 48,000 घट के आ जाता है 24,000 के ऊपर। अरे बाप, डायरेक्ट 50% लगभग। नॉट ओनली वुमन, अगर आपके सोशल कैटेगरी SC ST अगर है तो भी आपको ये 24,000 पे आ जाएगा। अच्छा, अगर आपका यूनिट नॉर्थ ईस्ट में है समझ में, या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, समझ में, जो पीछे वाले जो है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि भैया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमको किया है, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट में आपका एक कंपनी है तो आपको एडिशनल 5% यानी 24,000 में आपको काम हो रहा है। 85% आपका 90% आपका ये हो जाएगा। अच्छा, एडिशनल 10% आपको मिल सकता है, लाइक दैट।
अच्छा। हाँ, तो ये फीस है लाइक दैट, मतलब लगभग। और अगर आप किसी बहुत सारे लोगों के पास ISO या ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन होता है तो वो रियम्बर्स हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि जेब में से कुछ नहीं गया लेकिन सर्टिफिकेशन मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। और दूसरा जो सर है कि जैसे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, हाँ जी, तो उनको ऐसा कंसल्टेंट के पास जाना है या इसको उनको फाइंड करना है, तो लाइक वो कैसे जाए सर? या डायरेक्ट गवर्नमेंट को ये लोग अप्रोच हो सकते हैं या कंसल्टेंट को ही अप्रोच होना पड़ेगा? डायरेक्ट गवर्नमेंट को भी अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा। इसका जो सबसे पहले मैंने जो बताया कि वेबसाइट का नाम zed.msme.gov.in है। समझे, इसके ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन, सारा ब्रोशर और सारा कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा। लेकिन हमारा ये अनुभव है कि यूनिट में खुद होके वो सारा इंफॉर्मेशन होके भी वो कर नहीं सकते हैं। उनको थोड़ा सा मदद की जरूरत होती है। तो वो मदद करने के लिए तो बुन मैनेजमेंट कंपनी जो है हमारी, आज पूरे पैन इंडिया हम लोग काम करते हैं। आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में हमारे 100 से ज्यादा कंसल्टेंट्स है। अच्छा। हम पूरे पैन इंडिया काम करते हैं और आने वाले कुछ समय में वो संख्या बढ़कर 200 के ऊपर होने वाली है। अरे वाह! अच्छा है सर, हाँ जी, आपके हाँ जी। नेक्स्ट फ्यूचर के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही तो अगर आपने मेरा नंबर नोट कर लिया या फिर मेरा ईमेल आईडी अगर आपने नोट कर लिया, तो आप अगर मुझे कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आई विल ये देखूंगा कि आपको मदद कैसे, क्या कौन सी भी एरिया भी हो, वहाँ पे पर्टिकुलर जो एरिया का बंदा है वो आपको कांटेक्ट करेगा और आपको ये देखा जाएगा कि आपको मदद पहुंच रही है और आपको हैंड होल्डिंग या सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरा नंबर आप मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देंगे। मेरा ईमेल आईडी भी शेयर कर दीजिएगा। ओके सर। गवर्नमेंट का पोर्टल भी जो है उसको भी हम शेयर कर सकते हैं। अच्छा सर, अच्छा, बहुत अच्छा नॉलेज आपने दिया है इसके बारे में और बहुत लोग आपको कांटेक्ट भी करेंगे। बिल्कुल सर, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत इसका ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। सही बात। तो थैंक यू सर, आप हमारे चैनल में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं तो हमारे जो चैनल के जो दर्शक है जो वो देख रहे हैं चैनल को, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले क्योंकि ये गवर्नमेंट का ये पूरा स्कीम है और हो सके आपके जो आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचाने का आप ट्राई कीजिए, उनको बताने का ट्राई कीजिए, तो आपका तो फायदा होगा ही, उनका ही उसके साथ में बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही हम न्यू पॉडकास्ट में नए नए वीडियोस, नए नए जो अभी जानकारी आ रही वो आपके पास पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।